नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र हरियाणा में बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा महाराष्ट्र, वेंकैया नायडू जाएंगे हरियाणा। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। महाराष्ट्र में बीजेपी की रणनीति तय नहीं, एनसीपी के प्रस्ताव पर बटी राय। हरियाणा में मुख्यमंत्री की दौड़ में कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा, सुषमा स्वराज समेत कई नेता। कांग्रेस ने स्वीकार की हार। सोनिया गांधी ने कहा, विनम्रता से स्वीकार करते हैं जनादेश, सजग और सकारात्मक भूमिका निभाने का वादा। संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर से हो सकता है शुरू। आज संसदीय कामों की कैबिनेट कमेटी में होगा फैसला। भारत ने जीता सुल्तान जोहेर कप अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट। रोमांचक फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से दी मात। हरमनप्रीत बने मैच के हीरो। नतीजों से उत्साहित बीजेपी ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में उनका ही मुख्यमंत्री होगा। राज्य की तस्वीर साफ होते ही बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे को अपना स्वाभाविक सहयोगी बता रही हैं। वहीं एनसीपी ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन की बात कह के राजनीति गरमा दी है। आज जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं। सरकार बनाने को लेकर आज बीजेपी की तरफ से कवायद शुरू होने वाली है। राजकमल राव हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े, उनका हम रुख करेंगे। राजकमल, आज जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। हम जानते हैं कि राजनाथ सिंह को बाल ठाकरे और शिवसेना का करीबी में माना जाता है। क्या ये भी बड़ी वजह है राजनाथ सिंह को महाराष्ट्र भेजने की? और साथ ही आज अहम क्या रहने वाला है? क्या सीएम के लिए चुनाव बीजेपी की लिस्ट में सबसे ऊपर है या फिर गठबंधन के रास्ते तलाशना? पहले उनको सीएम के उम्मीदवार को चुनना पड़ेगा। जब विधायक दल की बैठक होगी, राजनाथ और जेपी नड्डा उसमें ऑब्जर्वर के रूप में जब आएंगे, तो उनको पहले अपने विधायक दल की एक नेता को चुनना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव प्रेसिडेंट रूल के अंडर हुए हैं, तो अभी भी स्टेट प्रेसिडेंट रूल में है। इलेक्शन कमीशन आज एक नोटिफिकेशन जारी करेगी कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फलाना फलाना पार्टी इतने सीट जीतती है। इसके बाद क्योंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, उस भाजपा के विधायक दल के नेता को गवर्नर के पास जाना होगा, अपना प्रस्ताव पेश करना होगा कि हम सबसे बड़ी पार्टी है स्टेट में और राज्यपाल महोदय हमें आप सरकार बनाने की अनुमति दे। एक फॉर्मेलिटी होती है। इसके लिए विधायक दल की नेता को चुनना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्योंकि एनसीपी ने आउटसाइड समर्थन दे दिया है, तो बीजेपी को सरकार बनाने में कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अभी 123 सीट से सिर्फ 22 सीट की जरूरत है। वो इंडिपेंडेंट्स और बाकी छोटे दलों के साथ, और अगर एनसीपी बाहर समर्थन गवर्नर को भी बता देगी कि वो समर्थन करेंगे, क्योंकि अनऑफिशियली बताना एक अलग बात होती है कि राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर बताना एक अलग बात होती है। अगर ये हो जाती है तो भाजपा के लिए ये बहुत आसान है। लेकिन भाजपा चाहती है कि एक ऐसा हो जो उनको लिखकर समर्थन दे राज्यपाल के सामने कि हम इस सरकार के साथ रहेंगे और इस सरकार का समर्थन करेंगे। इस लिहाज से अगर देखेंगे तो 12 बजे होने वाली शिवसेना की विधायक दल की बैठक भी एक अहम भूमिका निभाने वाली है। वहां जो नतीजे आएंगे, वहां जो निर्णय होगा, उसके ऊपर राजनाथ और जेपी नड्डा फैसला करेंगे और बाकी बाद में जाके पार्लियामेंट्री बोर्ड में फैसला होगा। आज शाम तक थोड़ा पिक्चर क्लियर हो सकती है। प्रीति जी, जैसा आप बता रहे हैं, तमाम तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। एनसीपी ने हालांकि साफ कर दिया है कि वो बीजेपी को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी आपको क्या लग रहा है गठबंधन में किस तरह के पेच अटके हैं? हमने सामना में देखा कल दोपहर और आज सुबह किस तरह का रुख शिवसेना की तरफ से सामने आया है। क्या बीजेपी अपने शर्तों पर समर्थन लेगी या फिर शिवसेना की तरफ से कई शर्तें आ सकती हैं? किस तरह के पेच अभी भी दिखाई दे रहे हैं राजकमल? प्रीति, जब गठबंधन टूटा चुनाव से पहले उनके सामने सवाल ये था कि कौन बड़े पार्टी है महाराष्ट्र में। कल चुनाव के नतीजों से ये साफ जाहिर है कि भाजपा यहाँ की बड़े राजनीतिक दल है, क्योंकि 120 से ज़्यादा उनके पास सीटें हैं। तो अभी शिवसेना की तरफ से, जैसे ही कल उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया,
भाजपा की तरफ से कुछ बताए, उनके पास ऑलरेडी एनसीपी का समर्थन है। तो इस मामले में अब भाजपा का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन था कल का कि 2 ऑब्जर्वर्स जाएंगे, वहां की स्थिति की समीक्षा करेंगे, उन दोनों के ऊपर निर्भर रहेगा। अगर आप बैकग्राउंडर देखेंगे तो आरएसएस की बहुत सारे जो नेता है वहां पे एक संकेत दे चुके हैं नागपुर में कल ही कि शिवसेना के साथ जाना ही बेहतर होगा। और कल लाल कृष्ण आडवाणी ने भी कहा है कि शिवसेना हमारा नेचुरल अलायंस है, उनके साथ जाना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होगा। लेकिन आप शिवसेना की लिहाज से देखेंगे, उद्धव ठाकरे के पास सरकार के साथ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 15 साल से वो ऑपोजिशन में रहे। अब अगर भाजपा के साथ नहीं जाते हैं तो उनकी पार्टी की परिस्थिति क्या होगी, क्या उसमें भी लोग कुछ टूट के भाजपा में जाएंगे। और अभी भी बहुत सारे ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहां पे भाजपा और शिवसेना का गठबंधन अटूट है। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो शिवसेना भाजपा का जाना लगभग तय माना जाता है। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल डिसीजन आना बाकी है। अभी बार्गेनिंग पावर भी बहुत होगा, क्योंकि एनसीपी ने बाहर से समर्थन दे दिया, शिवसेना की अभी बार्गेनिंग बहुत कम हो चुकी है। अभी एक एडवांटेज बीजेपी का सिचुएशन है। प्रीति जी, सीएम पद की बात की जाए तो कौन से ऐसे नाम हैं जो फिलहाल आगे चल रहे हैं? 4 लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे, एकनाथ खड़से और विनोद तावडे। चारों बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। देवेंद्र फडणवीस मोदी और अमित शाह को का नज़दीकी माना जाता है और स्टेट की प्रेसिडेंट भी है, तो इस लिहाज से उनका कुछ संभावनाएं ज़्यादा है। लेकिन उम्र में कम है, सिर्फ 44 ईयर्स का है और एक्सपीरियंस की लिहाज से 4 बार चुन के आया है नागपुर से। और नागपुर का जब 27 ईयर्स के थे तब नागपुर के म्यूनसिपल कमिश्नर भी थे, वहाँ के कॉरपोरेशन की कमिश्नर भी थे। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज देवेंद्र फडणवीस के लिए एडवांटेज है। लेकिन क्या इसमें भाजपा के जो घटक दल होंगे और शिवसेना अगर समर्थन करेगी तो क्या उनका भी समर्थन इनके साथ रहेगा? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के लिए किस तरह होगा? महाराष्ट्र में एक ट्रेंड रही है, हमेशा एक चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पिछले 25 सालों में रहा है। तो इस मामले में अगर आप देखें तो पंकजा मुंडे भी एक बहुत बड़ी दावेदार हो सकती है, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे ने जिस तरह की काडर बनाया भारतीय जनता पार्टी का 20 सालों में, वही लगता है कि काम आ गई है। कल की चुनाव नतीजों में उनकी काडर की क्षमता ही उनकी इस तरह की कामयाबी दी है। तो ऐसे रोल आउट नहीं किया जा सकता किसी सिंगल पर्सन को। देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे फ्रंट रनर के तौर पे पेश किया जा रहा है, लेकिन अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। आज जिस उम्मीदवार को विधायक दल की नेता के तौर पे चुनेंगे, ये 99% तय है कि वो ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। जी, राजकमल आप बने रहे हमारे साथ। तो साफ है, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री उसी का होगा। हालांकि शिवसेना और बीजेपी लगातार एक दूसरे को अपना स्वाभाविक सहयोगी बताती रही हैं। इस बीच जो तस्वीर उभर कर आ रही है उसमें एक नया कोना निकल के आया है। एनसीपी ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन की बात कही। ऐसे में किस तरह की संभावनाएं उभर कर महाराष्ट्र में आ रही हैं, आइए एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में सीटों का गणित बदलते ही दोस्त से दुश्मन बने बीजेपी और शिवसेना फिर दोस्ती के गाने गाने लगे हैं। रविवार की शाम बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और बैठक के बाद पार्टी ने साफ कर दिया कि वो पहले विधायक दल का नेता चुनेगी, उसके बाद ही किसी से समर्थन की बात होगी। जहां तक आगे सरकार बनाने का विषय है, पहले हम अपना नेता चुनेंगे और नेता चुनने के पश्चात फिर उसके बाद इस सारी कार्रवाई को की जाएगी। इससे पहले खबर आई थी कि संसदीय बोर्ड की बैठक के बीच में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फोन किया गया और उनसे सरकार गठन को लेकर चर्चा की गई, लेकिन पार्टी ने इससे इनकार किया। हालांकि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने संकेत दिया कि बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती है। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री पद पर कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। देखिए, हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा था। झगड़ा जो पड़ा वो आप सबसे कोई छिपा नहीं है। 3 सीटों के लिए इतना पुराना, सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और आज सिद्ध हो चुका है कि कौन सच्चा था। शाम होते होते शिवसेना के रुख में भी नरमी के संकेत दिखे। पल भर मान लो कि मैं अगर प्रस्ताव ले जाऊं और वो मना करे तो बोले नहीं, हम तो एनसीपी के साथ जा रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं? के बावजूद भी आप तैयार हैं, पहले आने तो दीजिए। इस बीच एनसीपी ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा कर राजनीति गरमा दी। बीजेपी के कुछ नेता इसके समर्थन में हैं। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी ने एनसीपी के साथ जाने से इनकार किया। इस स्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। हम सरकार के बाहर से मदद करेंगे। बीजेपी के साथ कोई गठबंधन की नहीं, मैं नहीं मानता हूं।
उसकी संभावना मुझे नहीं लगती। लेकिन शिवसेना और बीजेपी दोनों जैसे पुराने साथी रहे कई सालों से, वह संबंध बना रहे और उसके आधार पर दोनों मिलकर के सरकार बनाए तो अच्छा होगा। महाराष्ट्र का खंडित जनादेश राज्य में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनाएगा। 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 122 सीटें मिली, वहीं शिवसेना को 63 सीटों पर जीत हासिल हुई। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का पूरी तरह सफाया हो गया और वो सिर्फ 2 सीटें जीत सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज बहुत कुछ तस्वीर साफ हो सकती है महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर। राजकमल राव हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकमल, हम जानते हैं बीजेपी का अपर हैंड जरूर है क्योंकि एनसीपी ने भी बिना शर्त समर्थन की बात कह दी है, लेकिन फिर भी शिवसेना कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेकर अपनी शर्त मनवाने में कितना कामयाब हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से हमने सुना, आडवाणी भी कह रहे हैं कि शिवसेना का साथ लेना चाहिए और अगर एनसीपी का समर्थन लेते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी पर आगे कई सवाल भी खड़े हो सकते हैं। ऐसे में शिवसेना कम से कम इस पद को लेकर कितना अपनी मांग मनवाती दिख रही है? प्रीति, आज के जो 2 मीटिंग्स है उनमें जो निर्णय होगा वो बहुत निर्णायक भूमिका निभाएगी सरकार बनाने में। जो शिवसेना का विधायक दल से चुन के जो नेता आएगा, वो ज़्यादातर संभावना ये है कि वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना है, क्योंकि शिवसेना बार्गेन करेगी। और जो भाजपा से जो नेता चुन के आएगा वो चीफ मिनिस्टर के दावेदार होगा। तो ये दोनों बात साफ क्लियर है। लेकिन अब एक बात जो अभी तक सामने नहीं आई वो है कि शिवसेना की बार्गेनिंग में क्या सिर्फ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर होगा या कुछ और भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे 11 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहां पे शिवसेना को अपनी पकड़ बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टी के लिए बाला साहेब ठाकरे के बाद ये पहला चुनाव है और शिवसेना को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुई और भाजपा यहां बड़ी भाई की तरह से उभर कर आई है, जो पिछले सालों में हुआ करता था। हमेशा बाला साहेब ठाकरे का कद पार्टी से भी ऊपर था भाजपा के, लेकिन उनकी सीटों के लिहाज से उनका कम होता था। तो इस बार भी सेम हुआ। तो इस मामले में अगर बीजेपी और शिवसेना दोनों के बीच में जब वो टेबल पे जाएंगे और बार्गेन करेंगे, तो क्या सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर पोस्ट और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे बात बनी रहेगी या कैबिनेट जो मंत्रिमंडल होगा राज्य का उसमें भी होगा, और क्या एडिशनल एलोकेशन जो जिस तरह के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पे शिवसेना का कॉर्पोरेटर्स की तरफ से किस तरह होगा, क्योंकि ये पार्टी के लिए, शिवसेना के लिए एक बहुत स्टेट में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। तो वो चाहेगी कि उसको सबसे ज्यादा पकड़ मिले ताकि वो आने वाले 5 साल में, क्योंकि इस तरह की स्थिति तो दोबारा भी दोहरा सकती है आने वाले चुनावों में, तो इस तरह शिवसेना के लिए बहुत क्रूशियल है। जो भी निर्णय होगा, शिवसेना के कई नेताओं ने कहा कि 1995 में जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी थी, बीजेपी फिलहाल उसी फॉर्मूले पर काम करे तो शिवसेना के साथ उसकी बात बन सकती है। फिलहाल राजकमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको हरियाणा चुनाव से जुड़ी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां बीजेपी नए मुख्यमंत्री की तलाश में जुट गई है। इस दौड़ में पार्टी के कई नेता शामिल हैं। पार्टी ने नए मुख्यमंत्री के चुनाव की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडू को सौंपी है। हरियाणा में बीजेपी समर्थकों ने ऐसा जश्न पहले कभी नहीं मनाया। राज्य के 48 साल के इतिहास में पहली बार बीजेपी सत्ता तक पहुंची और अपने दम पर। अब पार्टी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के चयन की है। पार्टी में इस पद के कई दावेदार हैं। हरियाणा में बीजेपी के अध्यक्ष रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु सिंह को भी इस पद का तगड़ा दावेदार माना जा रहा है। वो नारनौंद से जीते हैं। जाति पाति और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार से सुशासन और विकास के पक्ष में ये मतदान दिया है, हरियाणा की जनता वंदनीय है। इस पद के लिए बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ का नाम भी सामने आ रहा है। धनखड़ बादी से विधायक बने हैं। आरएसएस के पूर्व नेता एमएल खट्टर का नाम भी संभावित दावेदारों की सूची में शामिल है। खट्टर करनाल से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज का नाम भी इस दौड़ में शामिल है। विज अंबाला कैंट से विधायक बने हैं। वैसे चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए जाट नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का नाम भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल है। उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा।
हरियाणा में पहली बार आप सरकार बना रहे हैं, कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि बना बनाया खेल कमज़ोर पड़ जाए। इसलिए वो चाहेंगे कि नेतृत्व किसी ऐसे आदमी के पास हो जो लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरे, जो लोगों की भावनाएं हैं, आशाएं हैं, उनको पूरा करने में सक्षम हो, और उसका कोई ना कोई राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव भी जरूरी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी इस सूची से बाहर नहीं माना जा रहा है। राज्य से आने वाली सुषमा स्वराज 1977 में अंबाला कैंट से विधायक रह चुकी हैं। इस बीच बीजेपी ने हरियाणा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। पार्टी संसदीय बोर्ड ने वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा को विधायकों का मन टटोलने की जिम्मेदारी सौंपी है। पहले नेतृत्व का चयन होगा और उसके बाद उनकी सुविधा अनुसार और वहां की परिस्थितियों को देख करके हम शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को तय करेंगे। बीजेपी ने 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में 47 सीटें जीती हैं। INLD को 19 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली। हरियाणा जनहित कांग्रेस के 2, शिरोमणि अकाली दल और BSP का 1-1 और 5 निर्दलीय विधायक चुनकर आए हैं। राज्य में बीजेपी इससे पहले INLD की सहयोगी के रूप में ही सरकार में रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमारे साथ हमारे संवाददाता श्याम सुंदर जुड़े हैं, उनका हम रुख करते हैं। श्याम, पहली बार हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। तमाम कयास लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्या केंद्र से होगा या फिर विधायकों के बीच में से ही बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। क्या ऐसे समीकरण दिखाई दे रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आज बीजेपी अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार चुन सकती है? देखिए प्रीति, बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि पहली बार, जैसे कि आपने कहा, इससे पहले कभी 26 सीट से ज़्यादा चुनाव तक नहीं लड़ा था बीजेपी ने हरियाणा में, और इस बार उनको 47 सीटें मिली हैं। पहली बार सभी 90 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार में ही इतनी बड़ी सफलता, लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी के लिहाज से कम इसको कहा जा सकता है। लेकिन ये जीत जिस तरह से हासिल हुई है उसका विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि जो बड़ी जीत मिली है बीजेपी को, उसको अगर देखें तो आप वो अहिरवाल का क्षेत्र है जिसको आप दक्षिण हरियाणा कहते हैं, जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल और गुड़गांव का इलाका है, यहां से लगभग क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने। इसके अलावा अगर आप दूसरा प्रभाव वाला क्षेत्र देखेंगे तो वो करनाल है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, तो ये वाला इलाका है जहां से मनोहर लाल खट्टर आते हैं। अगर आप दक्षिण हरियाणा की बात करेंगे तो राव इंद्रजीत वहां से बड़े नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, अभी केंद्र में मंत्री हैं, और ये एक बड़ी वजह मानी जाती है कि राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री के तौर पर वहां के लोग देख रहे थे। उनको लग रहा था कि दक्षिण हरियाणा से भी एक मुख्यमंत्री हो सकता है, तो वहां जिस तरह का समर्थन मिला, बेशक नरेंद्र मोदी एक फैक्टर था, बेशक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पे काम किया, लेकिन जिस तरह का मतदान वहां पर हुआ है और जिस तरह का उत्साह के साथ बीजेपी को वोट दिया गया है, तो उसमें राव इंद्रजीत को भी आप इस रेस से बाहर नहीं मान सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करें दूसरे जो लोग हैं, आप महेंद्रगढ़ से ही आते हैं, रामविलास शर्मा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन कठिन समय में उन्होंने बीजेपी को संभाला और लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह की सफलता बीजेपी को मिली, उनको भी प्रबल दावेदार माना जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर की बात बहुत जोर शोर से चल रही है क्योंकि वो पुराने आरएसएस के आदमी हैं और जिस तरह की सफलता करनाल के इलाके में बीजेपी को मिली है उससे उनका दावा और पुख्ता होता है। सुषमा स्वराज का नाम जरूर है, लेकिन वो केंद्र में मंत्री हैं और राज्य की राजनीति से बहुत लंबे वक्त से दूर रही हैं। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं और वो विधायक भी, सांसद भी मध्य प्रदेश से आती हैं, विदिशा से, तो हरियाणा की राजनीति में बहुत ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट उस तरह से सीधा सीधा नहीं रहा है। तो मोटे तौर पर अगर आप देखें तो कैप्टन अभिमन्यु जो हैं उनको चुनाव प्रचार के दौरान ही उनके यहाँ जब प्रचार करने के लिए अमित शाह गए थे तो उन्होंने इशारा किया था कि एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री और एक जो प्रशासनिक दक्षता रखता हो उसकी जरूरत है। तो ये सारे हैं, जाहिर है कि पहली बार हरियाणा में जीती है और एक से ज्यादा दावेदार हैं, कांग्रेस से कई बड़े नेता बीजेपी में आए हैं, तो तमाम चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षकों को। जी, क्या संभावना दिखाई दे रही है शाम, जो आज विधायक दल की बैठक में तय होता है, किस तरह क्या राय बटी हुई सामने आ सकती है या फिर सर्वसम्मति सामने आ सकती है? और एक जब हरियाणा की राजनीति की हम बात करते हैं तो जरूर बात होती है कि अभी तक भजन लाल को छोड़कर जितने भी मुख्यमंत्री आए वो जाट समुदाय से आए। क्या ये वाला फैक्टर बीजेपी के साथ भी गैर जाट या जाट समुदाय का काम कर सकता है, सामने आ सकता है?
देखिए, जिस तरह का समर्थन बीजेपी को मिला है, जाहिर है बीजेपी के ऊपर एक दबाव रहेगा कि जिन इलाकों से ज़्यादा सीटें मिली हैं, जिन इलाकों में ज़्यादा बड़ी सफलता बीजेपी को मिली है, और बीजेपी का आधार भी आमतौर पर माना जाता है कि जो शहरी और जो नॉन जाट इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव रहा है और वहाँ से ज़्यादा सीटें भी मिली हैं। तो जाहिर है कि वो समुदाय ये उम्मीद करेंगे कि नेतृत्व उनको सौंपा जाए। लेकिन हरियाणा की राजनीति में जो जाट कम्युनिटी का दबदबा रहा है पिछले 20 साल अगर देखें तो जाट मुख्यमंत्री हरियाणा में रहा है, और वही इशारा चौधरी बीरेंद्र सिंह बार बार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर आपको लंबी पारी खेलनी है हरियाणा में और अगर भारतीय जनता पार्टी का आधार ग्रामीण अंचलों में स्थायी तौर पर मजबूत करना है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ग्रामीण अंचल से आने वाला, और खासतौर पर उनका इशारा जाट समुदाय की तरफ उनका इशारा है और वो खुद को एक प्रबल दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि कैप्टन अभिमन्यु भी जाट कम्युनिटी से आते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने आदमी हैं और केंद्र में भी वो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में उनकी अहम भूमिका रही थी। वो अमित शाह की टीम में थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी जिम्मेदारी थी लोकसभा चुनाव में, और काफी अच्छी सफलता बीजेपी को वहां मिली थी। तो कैप्टन अभिमन्यु उस लिहाज से कम मजबूत दावेदार नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। और हरियाणा में भी चुनाव नतीजों के साथ बहुत दिलचस्प पहलू सामने आए हैं। 90 सदस्य हरियाणा विधानसभा में महज 20 विधायक अपनी सीटें बरकरार रख पाए। इनमें से 12 कांग्रेस से, 3 बीजेपी से, 4 आईएनएलडी से और एक अन्य विधायक शामिल है जो पहले आईएनएलडी में थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। अपनी सीटें बरकरार रखने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा शामिल हैं। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार प्रीतम मुंडे ने सबसे ज्यादा मतों से संसदीय सीट जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्हें महाराष्ट्र की बीड लोकसभा उपचुनाव में 9,22,416 मत मिले हैं। दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के अशोक पाटिल को 2,26,095 वोट मिले। इस तरह प्रीतम ने 6,96,321 मतों से पाटिल को हराया है। इससे पहले रिकॉर्ड सीपीएम के अनिल बसु के नाम था। उन्होंने 2004 में पश्चिम बंगाल की आरामबाग संसदीय सीट 5,92,502 मतों से जीती थी। बीड संसदीय सीट पर उपचुनाव केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद हुआ। प्रीतम मुंडे उनकी बेटी हैं। विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। लोकसभा की 2 सीटों में पार्टी को बीड संसदीय सीट पर जीत मिली। वहीं कंधमाल सीट बीजेडी की प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह ने जीती। उन्होंने बीजेपी के रुद्र माधव रॉय को 2,98,868 वोटों से हराया। विधानसभा की 3 सीटों में बीजेपी ने राजकोट पश्चिम सीट पर कब्जा बरकरार रखा। यहां से पार्टी नेता विजय रूपानी ने कांग्रेस के जयंत कलारिया को हराया। उत्तर प्रदेश की कैराना सीट पर समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन ने बीजेपी के अनिल चौहान को हराया। अरुणाचल प्रदेश की कनुबारी सीट कांग्रेस के गेब्रियाल देवांग वांगसू ने जीती। मणिपुर की हियांगलम और नागालैंड की अंगामी 2 सीटों पर आज मतगणना होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करती है। उन्होंने भविष्य में सजग और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का वादा किया। सोनिया गांधी ने उम्मीद जताई कि दोनों राज्यों में सरकार बनाने वाली पार्टी चुनावी वादों को पूरा करेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी को सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों का समर्थन फिर से पाने के लिए जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करेगी। और अब कुछ और अहम खबरें। संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर से शुरू हो सकता है। 1 महीना चलने वाला ये सत्र 23 दिसंबर तक चलने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस पर विचार के लिए संसदीय मामलों पर कैबिनेट कमेटी की आज बैठक होनी है। समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं। बैठक में संसद सत्र की तिथियों पर चर्चा करके राष्ट्रपति से सत्र बुलाने की सिफारिश की जाएगी। संसद का बजट सत्र 7 जुलाई से शुरू होकर 14 अगस्त तक चला था। इस दौरान 28 बैठकें हुई थी। आंध्र प्रदेश में हुदहुद तूफान से मरने वालों की तादाद बढ़कर 43 हो गई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तटवर्ती जिलों में बिजली आपूर्ति की बहाली पर जोर दिया है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तूफान पीड़ित इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा लिया।
आंध्र प्रदेश के तूफान पीड़ित जिले विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि तटवर्ती इलाकों में अब भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भरोसा दिलाया है कि तटवर्ती जिलों में 25 अक्टूबर तक विद्युत आपूर्ति बहाल कर ली जाएगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को तूफान पीड़ित इलाकों का दौरा कर लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण के लिए वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। राज्य में हुदहुद तूफान की वजह से भारी तबाही मची है। अब तक करीब 43 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि हजारों एकड़ में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। राज्य में आए इस तूफान से करीब 70,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हांगकांग के नेता सिवाई लेउंग ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों में बाहरी ताकतों के शामिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। प्रदर्शनकारी नेताओं ने हांगकांग सरकार के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार पूरे आंदोलन का दमन करने के मकसद से ऐसे बयान दे रही है। हांगकांग में बीते 3 हफ्तों से जारी प्रदर्शन की वजह से शहर के कई हिस्से ठप हो गए हैं और हालात नियंत्रण से बाहर हैं। हांगकांग की सड़कों पर प्रदर्शनकारी अब भी जमे हुए हैं। इस बीच हांगकांग के नेता सिवाई लेउंग ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, प्रदर्शनों में शामिल एक अहम समूह ऑक्युपाई सेंट्रल पूरी तरह से घरेलू आंदोलन नहीं। I shan't go into details, but this is not entirely a domestic movement. By comparison, I have to say, by comparison, Mongkok is different, and the forces, political or otherwise, operating in Mongkok are very different too. प्रदर्शनकारी नेताओं और हांगकांग अधिकारियों के बीच कल होने वाली बातचीत से पहले सिवाई लेउंग ने ये बयान दिया है। बातचीत से ठीक पहले लेउंग के इस बयान की प्रदर्शनकारी नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। प्रदर्शनकारियों ने बिना किसी ठोस सबूत के लेउंग के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। 即係為咗呢場運動添加啲所謂顏色革命嘅色彩啦。咁但係佢作為行政長官、問責官員，如果佢提出個指控嘅時候，咁希望佢係提出證據啦。咁而唔好即係純粹話有外國勢力干預，然之後就冇任何嘅證據。呢個完全。प्रदर्शनकारी हांगकांग में 2017 में पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव चाहते हैं। वहीं चीन सरकार लोगों को मतदान का अधिकार तो दे रही है, लेकिन उम्मीदवार तय करने का अधिकार देने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खेल के मैदान से जुड़ी एक अहम खबर, भारत ने सुल्तान जोहेर कप अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। मलेशिया में रविवार को खेले गए रोमांचक फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर ये खिताब जीता। हरमनप्रीत ने भारत की तरफ से दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए। हरमनप्रीत ने मैच में तय समय के खत्म होने से 45 सेकंड पहले मिले पेनल्टी कॉर्नर पर भारत के लिए विजयी गोल किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र हरियाणा में बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा महाराष्ट्र, वेंकैया नायडू जाएंगे हरियाणा। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। महाराष्ट्र में बीजेपी की रणनीति तय नहीं, एनसीपी के प्रस्ताव पर बटी राय। हरियाणा में मुख्यमंत्री की दौड़ में कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा, सुषमा स्वराज समेत कई नेता। कांग्रेस ने स्वीकार की हार। सोनिया गांधी ने कहा, विनम्रता से स्वीकार करते हैं जनादेश, सजग और सकारात्मक भूमिका निभाने का वादा। संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर से हो सकता है शुरू। आज संसदीय कामों की कैबिनेट कमेटी में होगा फैसला। भारत ने जीता सुल्तान जोहोर कप अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट। रोमांचक फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से दी मात। हरमनप्रीत बने मैच के हीरो।